नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ शासक ऐसे होते हैं जिनकी कहानी बड़ी दिलचस्प और उलझी हुई होती है। आज हम ऐसे ही एक मुगल बादशाह की बात करेंगे जिसके राज में साम्राज्य अपनी सबसे ऊंची उड़ान भी भरता है और वहीं से उसी के हाथों उसके पतन की शुरुआत भी हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठे मुगल बादशाह औरंगजेब की। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये हुआ कैसे कैसे एक ही बादशाह के दौर में एक एम्पायर अपने पीक पर भी पहुंचता है और वहीं से उसकी ढलान भी शुरू हो जाती है। चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब की कहानी की शुरुआत ही उसके इरादों को साफ कर देती है। बादशाहत तक पहुंचने का उसका रास्ता कह सकते हैं खून से लिखा गया था और इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराधिकार के युद्ध से। और ये जो सत्ता का संघर्ष था ना, ये बहुत ही तेज और कह सकते हैं क्रूर था। सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर ही तख्त का फैसला हो गया। 1657 में शाहजहां के बेटों में जंग छिड़ती है, फिर 1658 में पहले धर्मत की लड़ाई और उसके बाद सामूगढ़ की वो फाइनल लड़ाई जिसमें उसने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर दारा शिकोह को हराया। और बस उसी साल औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। सत्ता तक पहुंचने का उसका रास्ता एकदम क्लियर था, 3 सोचे समझे कदमों से बना हुआ। पहला, अपने सारे भाइयों को लड़ाई में हराओ। दूसरा, अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दो। और तीसरा, खुद को मुगल साम्राज्य का ऐसा बादशाह बनाओ जिसे कोई चुनौती ना दे सके। लेकिन एक बार जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने साम्राज्य को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां वो पहले कभी नहीं था। चलिए अब कहानी के इस हिस्से को देखते हैं जब मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था। औरंगजेब की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? वो था साम्राज्य का विस्तार। उसी के राज में मुगल एम्पायर अपने सबसे बड़े ज्योग्राफिकल साइज तक पहुंचा। मतलब इससे पहले मुगल सल्तनत इतनी विशाल कभी नहीं थी। और ये फैलाव हुआ कैसे? ज्यादातर दक्षिण में हुई जीतों की वजह से। देखिए, 1686 में बीजापुर और ठीक अगले ही साल 1687 में गोलकोंडा सल्तनत पर कब्जे के बाद मुगल साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर छा चुका था। लेकिन यहीं कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बाहर से तो एम्पायर बहुत बड़ा और मजबूत दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर कमजोरी के बीज बोए जा रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि औरंगजेब की अपनी ही नीतियां थी जो साम्राज्य को भीतर से खोखला कर रही थी। इन नीतियों का सबसे बड़ा उदाहरण था जजिया टैक्स को दोबारा लागू करना। ये एक तरह का सालाना टैक्स था जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। 1679 में इसे वापस लाना, ये उसकी रूढ़िवादी धार्मिक सोच का एक बहुत बड़ा इशारा था। इन पॉलिसीज का असर ना कई लेवल पर दिखा। धर्म के मामले में जजिया टैक्स की वजह से गैर मुस्लिम आबादी में बहुत नाराजगी फैली। राजपूतों के साथ जो मुगलों के पुराने साथी थे, मेवाड़ और मारवाड़ जैसी रियासतों से टकराव ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। और सिखों के साथ तो 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद एक ऐसी दुश्मनी शुरू हुई जो कभी खत्म ही नहीं हुई। तो एक तरफ ये सारे तनाव चल ही रहे थे और दूसरी तरफ औरंगजेब दक्कन में एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में फंस गया। ये एक ऐसा कैंपेन था जो शुरू तो विस्तार के लिए हुआ था, पर आखिर में एम्पायर के लिए एक नासूर बन गया। ये जो दक्कन का युद्ध था ना, ये असल में मराठों के खिलाफ एक बहुत लंबा और थका देने वाला अभियान था जो कई दशकों तक चला। आपको अंदाजा है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 25 साल, इसी जंग में झोंक दिया। यहां मकसद और नतीजे का फर्क एकदम साफ दिखता है। मकसद था मराठों को पूरी तरह से झुकाना और दक्कन पर पूरा कंट्रोल करना। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। सालों साल चली लड़ाई ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया और सेना की कमर तोड़ दी। कई हिस्टोरियंस तो इसे ग्रेट ड्रेन भी कहते हैं, मतलब एक ऐसी बर्बादी जिसने साम्राज्य को सुख लिया। तो इन सब के बाद औरंगजेब की विरासत को हम समझे कैसे? ये एक ऐसी विरासत है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही अपनी चरम सीमा पर दिखती हैं। साल 1707 ये सिर्फ औरंगजेब की मौत का साल नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। उसकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य का पतन इतनी तेजी से शुरू हुआ कि किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए एक फाइनल बैलेंस शीट देखते हैं औरंगजेब के राज की। एक तरफ है उसकी उपलब्धियां, है ना, जैसे कि साम्राज्य का अब तक का सबसे बड़ा फैलाव, एक बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन, और हाँ, फतवाए आलमगीरी जो कि इस्लामिक कानूनों का एक पूरा कलेक्शन था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। लगातार लड़ाइयों ने पूरी इकॉनमी को कमजोर कर दिया। धार्मिक नीतियों ने विद्रोहों को हवा दी
और इसी वजह से मराठों और सिखों जैसी नई ताकतें उभरकर सामने आईं। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या औरंगजेब एक दूरदर्शी शासक था जिसने मुगल सल्तनत को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया, या फिर वो अनजाने में अपने ही साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार था? सच कहूं तो इतिहास की ये सबसे बड़ी बहसों में से एक है और इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।